सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य कैरियर पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि क्लास 12th की जो हमारे पास में केमिस्ट्री है उस 12th की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के हमारे पास में जो यौगिक है इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से आज जानकारी लेते हैं कि साहब डी और एफ ब्लॉक जो हमारे पास में है ये एक्चुअली में क्या होता है। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चैप्टर होता है। जैसे आप लोगों से इसमें ये पूछ सकता है कि लोहे का रंग लाल क्यों होता है। अगर जो आयरन होता है Fe होता है, कहीं पर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये जवाब देना ही पड़ सकता है कि साहब जो हमारे पास में क्या होगा Fe होगा। Fe का बच्चों जो कलर होता है वो किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है। जैसे हमने कहा, हालांकि ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आगे चल के पूछेगा कि आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि बच्चों जो मंगल ग्रह है, बच्चों वो मंगल ग्रह का रंग लाल किस रंग की वजह से होता है। तो मंगल ग्रह पर ज़्यादातर बच्चों आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल होता है। केवल किसकी वजह से होता है, तो इसमें हम लोग इस प्रश्नावली में ये डिसाइड करेंगे कि कोई यौगिक कलरफुल क्यों होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक बात यूँ बताना चाहूँ कि हमने कहा कि आप लोगों ने कभी कभी ये सुना होगा कि बच्चों हमारे पास में जो Fe होता है, क्या होगा बच्चों, जो Fe होता है जिसे आप लोग लोहा कहते हो, और ये जो Fe होगा ये एक्चुअली में ऐसा क्या रीजन होता है कि Fe चुंबक को आकर्षित करता है अपनी ओर। किसको खींचता है बच्चों, चुंबक को। इसके अंदर आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। ये कौन सा प्रश्न चैप्टर सॉल्व करेगा कि चुंबक लोहे को ही अपनी ओर क्यों खींचता है, चुंबक एल्यूमिनियम को अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेता है, चुंबक सोने को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता है, चांदी को अपनी ओर चुंबक क्यों नहीं खींच लेता है। क्या ये सोचने वाली बातें नहीं है? तो इसके बाद इसी प्रश्नावली में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को समग्र अध्ययन करेंगे और इसके गहराई में जानकारी लेंगे। देखो, सौर्य से पढ़ने का मतलब केवल एक ही चीज़ ये हो सकती है कि आपको बहुत डीपली नॉलेज मिलेगा। हर कॉन्सेप्ट को यूट्यूब के पूरे इतिहास में चैलेंज देता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से गहनता के साथ में मिला दे चलना। ऐसा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जिस हेडिंग को पढ़ाऊँगा वो दमदार एकदम धांसू तरीके से एकदम होगी। वो क्यों होता है मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ कि आप लोग ये याद कर लो कि इस मेटल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा उससे मेटल कहते हैं। क्या रीजन है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही है मैं ये बताता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ से आप लोगों की किताब शुरुआत होती है उसके और गहराई में चलते हैं, तब साइंस का बेजोड़ तरीके से मज़ा आता है और समझने और समझाने का अंदाज ही अलग हो जाता है। तो आज का जो हमारे पास में चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग यहाँ से आज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चों ध्यान से देख के चलना, डी और यहाँ से एफ ब्लॉक, देखो डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसका मतलब एक नंबर तो हमारे पास में ये हो गया कि साहब डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। अगर मैं इसी को यूँ कहना चाहूँ कि साहब क्या होगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग कहेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। चलिए सर, ये तो हमारे पास में हो गया कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास में क्या कहलाएंगे साहब, ये हमारे पास में हो गया। तो सर अगर कहीं से आएगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है क्या है सर, जैसे कई बच्चों को ना पता हो कि डी और एफ ब्लॉक क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग ये जानकारी ले लेते हैं कि साहब डी ब्लॉक हमारे पास में क्या होगा। हमने कहा ध्यान से समझना, इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ाया जाता है। हमने कहा कि इस चैप्टर को आपको इसलिए पढ़ाया जाएगा कि जैसे कहीं कहीं पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि चुंबक आकर्षित क्यों करता है। ध्यान से देख करके चलना, इस प्रश्नावली को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चुंबक आकर्षण क्यों करता है लोहे की वस्तुओं को,
क्यों ऐसा आकर्षण होता है, और जो आकर्षण होता है वो किसके साथ में आकर्षण होता है, Fe के साथ में ही आकर्षण होता है। आपको एक पते की बात बता दूं, आपको ये पता होगा कि चुंबक केवल लोहे को ही अपनी ओर खींचता है, तो ऐसा नहीं है। चुंबक 3 धातुओं को अपनी ओर खींचता है। एक तो होता है लोहा, और फिर बच्चों एक हमारे पास में क्या होता है, निकिल होता है, जिसे आप लोग Na कहते हो। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, कोबाल्ट होता है। लोहा, कापर, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। तो इसे आप लोग शॉर्टकट याद करके रखना कि इसे किस ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, चुंबक। तो इसे हम लोग बच्चों कहते हैं निकल घर से बाहर। क्या बोलते हैं, निकल घर से बाहर। नी फॉर बच्चों हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि साहब जो हमारे पास में नी फॉर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि निकिल होता है। नी फॉर क्या कहलाएगा, साहब निकिल कहलाएगा। का फार बच्चों यहाँ से क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं कि का फार हमारे पास में क्या होता है, कोबाल्ट। और हमने कहा कि ये बच्चों क्या होता है, लोहा होता है। तो लोहा 3 चीज़ों को अपनी ओर बच्चों क्या करता है, आकर्षित करता है कि इतनी चीज़ें अगर ना रहे, इतनी चीज़ों को लोहा अपने में क्या करता है, आकर्षण अच्छे तरीके से कर लेता है। एक बात तो साहब ये याद रखना इतना कि इतनी चीज़ों को ये अपने पास में क्या करेगा, आकर्षित कर लेता है। एक बात यहाँ से पते की और ही बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, इन सब को अगर वो अपनी साइड में क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, ठीक है, ये चीज़ों को। तो अब यहाँ से हमको ये कह रहा है कि जैसे आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा दुनिया में कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं। हमने कहा कि जैसे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, एक मैं आपको बॉक्स देता हूँ, ये मेरे हाथ में क्या है, कपड़ा है। ये मेरा चश्मा साफ करने वाला बच्चों क्या है, कपड़ा है। अब बताओ इसका कलर आप लोगों को दिख रहा है, तो हमने कहा कि आप लोगों को हल्का सा पिंक कलर इसका क्यों दिख रहा है, क्या ऐसा रीज़न है कि ये पिंक दिख रहा है। और आप लोगों को मेरे पास में एक बुक है, नोटबुक है। चलिए अब देखिए, जो नोटबुक है इसका कलर आप लोगों को लाल क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये बुक का कलर रेड दिखाई दे रहा है। करेंगे सर, इस चैप्टर को आप जब पढ़ा देंगे ना तो सारी चीज़ें और सारा कन्फ्यूजन सर हमारा दूर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख पाएंगे इस प्रश्नावली को। हमने कहा बहुत अच्छी बात, यदि इस प्रश्नावली को मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो बच्चों यकीन मानो आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट, क्या मैं एक ऐसे टीचर आप लोगों को तैयार हो जाओगे ऐसा कि आप लोगों को सारी चीज़ें जानकारी बेहतरीन एकदम तरीके से मिलती रहेंगी। तो आइए आज के प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहले आप लोग ये समझिए, आज के को चैप्टर से पढ़ने से पहले हमको ये नहीं पता है कि साहब ब्लॉक किसे कहते हैं। अब बच्चों अगर कोई आप लोग हमसे यहाँ से ये पूछना चाहोगे कि ब्लॉक किसे कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन पहले ब्लॉक समझाऊंगा, फिर हम ये समझाएंगे कि साहब हमारे पास में क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। पहले तो हमको इसकी जानकारी दे दो कि साहब जो हमारे पास में क्या होगा, डी ब्लॉक होगा, ये समझाओ। फिर हमको आप ये समझाओ कि हमारे पास में एफ ब्लॉक जो होता है ये क्या होते हैं। एक एक शब्द की हमको जानकारी बताओ कि ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब बच्चों यहाँ से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमको समझेंगे तभी आगे समझेंगे। हमने कहा तुम कुछ मत जानो, तुम केवल एक चीज़ हमको ये बताओ, तुमको पीरियोडिक टेबल आता है कि नहीं आता है। बच्चों अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अगर आती होगी तब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो कि सर हमारे पास में पीरियोडिक टेबल हमको आती है। सर अगर पीरियोडिक टेबल का नाम नहीं पता है तो बच्चों आप लोग आवर्त सारणी का नाम सुने हो कि नहीं। आवर्त सारणी के बारे में यदि आपको पता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर सीख लेंगे। जिन बच्चों को आवर्त सारणी नहीं पता है, आप लोगों को पता है कि प्राकृतिक में जो हमारे पास में साइंस की दुनिया में वो तत्व हैं, आज के ज़माने में 118 तत्व हैं। बच्चों कितने हैं, 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों को जिस सारणी में रखा गया है, जिस सारणी में रखा गया है उस सारणी को बच्चों क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहा जाता है। तो 118 तत्वों को जिस आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है उस आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है,
जिस सारणी में व्यवस्थित किया गया है उस सारणी को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को बच्चों दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हमने कहा कि सर आवर्त सारणी के बारे में छोटी सी जानकारी आपको हो जाए, तब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा कि हमारे पास में क्या होगा। बच्चों ये हमारे पास में है आवर्त सारणी हमारी, इसको ध्यान से समझते चलना। ये जो आवर्त सारणी हमारे पास में हमको यहाँ से दे करके रखा है, इसको ध्यान से अगर आप लोग देखते जाओगे तो इसको यहाँ से ये ब्लॉक बना करके रखा है। ये वाला पार्ट इसका इधर इतना अलग होगा, ध्यान से समझते चलना। इसको पेन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं कि इस वाले पार्ट को बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है। देखो इसको अगर हम लोग यहाँ से समझना चाहेंगे, ये वाला पार्ट हमारे पास में अलग बांट दिया है और ये वाला जो हमारे पास में पार्ट दिया है इसका इधर पार्ट दे दिया है, और एक पार्ट हमको यहाँ से ये नीचे दे दिया है, ये वाला एक अलग पार्ट होगा। बच्चों कहीं से भी देगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लॉक हमारे पास में जो 4 आवर्त सारणी है, जो इनके ये बच्चों ये ब्लॉक बांटा गया है। देखो ये हैंग कर गया, देखो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोला जाता है कि मेंडलीव की ये वाला एस ब्लॉक होगा। बच्चों इस वाले ब्लॉक को हम लोग कहते हैं कि ये वाला हमारे पास में पी ब्लॉक होगा, इस वाले ब्लॉक को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक होगा, और इस वाले ब्लॉक को हम लोग ये कहते हैं कि साहब ये वाला एफ ब्लॉक कहलाता है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? साहब 4 भागों में इसको बांटा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या होगा? एफ ब्लॉक हमारे पास में होगा। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में एस ब्लॉक हमारे पास में क्या होता है? सबसे छोटा ब्लॉक होता है। इसमें कितने वर्ग हैं? ध्यान से देखना, ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया? 4। जो चारों भागों में बांटा गया, इन चारों भागों को क्या कहते हैं? ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। ये एस ब्लॉक होगा। बच्चों ये ध्यान से देखना, ये एस ब्लॉक है, ये 2 एस ब्लॉक है, वो वाला पी ब्लॉक होगा। एस और पी के बीच में जिसको रखा गया है उसे कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? उसे डी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है सर। और ये वाला जो हमारे पास में होगा नीचे जो एकदम रखा हुआ है साहब, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये हमको बताओ सर, जो एस ब्लॉक रखा गया, ध्यान से देखना, इसमें आवर्त 1 इस पे लिखा है कि नहीं? बच्चों ध्यान से समझना, इस पे आपको आवर्त 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो एक आवर्त 2, सॉरी जो खड़ी खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं इसे वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे वर्ग कहा जाता है। तो मेंडलीव की पूरी जो आवर्त सारणी है इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितना होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बच्चा पार्टी अगर कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं वो वर्ग की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये ध्यान से देखो, ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक जो ये है, एफ का पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है। ये वाले तत्व यहाँ पर रखे गए थे। ध्यान से देखना, इन तत्वों को जो सबसे पहले रखा गया वो इन तत्वों को बच्चों यहाँ पर रखा गया था। अगर आपको समझ में ना आता हो चीज़ें तो ध्यान से समझना, इनको पहले कहाँ पर रखा गया था? यहाँ पर रखा गया था। ये वाली जो पूरी श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ये श्रेणी इसके अंतर्गत रहती थी 57 से लेकर के 71 तक। और ये वाला आवर्त कहाँ था? इस वाले में था। इसका मतलब इसी के अंदर का परिवार ये वाला है। बच्चों ध्यान से समझना, ये अंदर वाला परिवार है। और ये इसका वाला परिवार कौन सा है बच्चों? ये वाला इसका वाला परिवार है। ध्यान से समझना, इसका परिवार यहाँ पर ये बैठा हुआ है। इसका मतलब इसमें से
निकल करके ये आया, इसमें से निकल करके ये आया, लेकिन कह सकते हैं ये वाला तो इसी के अंदर था। तो एफ ब्लॉक जो अलग से बना दिया गया है वो एफ ब्लॉक कोई अलग सा तत्व तो नहीं है, वो डी के अंदर ही रहने वाला तत्व है, लेकिन उसको अलग सा स्थान दे दिया गया है। भारत के कुछ नागरिक अमेरिका में जाकर के रहने लगे हैं, तो क्या वो भारत के नहीं है? हैं वो, लेकिन रह कहाँ पे रहे हैं? अमेरिका में रह रहे हैं। हमने कहा अपने घर की जो बहनें हैं शादी करके दूसरे के घर में चली जाती हैं, क्या अपना उनसे कोई रिश्ता नहीं रह जाता है? रहता है। किसी को अरे भाई रिलेशन तो है, आज भी हमसे दूर हैं तो क्या हुआ, लेकिन रिलेशन है हम लोगों का, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब वही बात है, तो है तो परिवार भले ही अलग बस गया है, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, ये एस ब्लॉक होगा, ये पी ब्लॉक। लेकिन ये आवर्त गिनेंगे कभी तो क्या होगा, आवर्त नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला तो इसी में था, 6 में हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका जो आवर्त कभी निकाल करके चलोगे तो इसका आवर्त क्या होगा, 6 होगा। इसका जो आवर्त कभी निकाल करके चलोगे तो साहब इसका आवर्त क्या होगा, 7 होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? हमारे बारे में कुछ मत बोलना, आपको पहले चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम वही समझाएंगे जो आपको समझ में आएगा। समझ करके चलना, हम वही आपको समझाएंगे जो आपके समझ में आएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं समझाएंगे आपको। ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, तो अगर कभी आप लोगों की समझ में ये चीज़ें आ जाती हैं कि साहब हमको आप पहले ये बता दीजिए कि चीज़ें अच्छे तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ठीक है? तो बच्चों, अगर कभी आप लोगों के समझ में ये आए कि सर ये जो आवर्त सारणी हमको दिखाई दे रही है, इसको हमको बेहतरीन तरीके से साहब समझ करके चलना है कि हमको आप ही बताएं कि आगे मार्गदर्शन करें, चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो बच्चों, अगर कभी भी आप लोगों के सामने ये चीज़ें दिखाई दें कि सर हमारे पास में क्या हो सकता है, तो आवर्त सारणी अगर कभी भी आपके जहन में आ जाए कि आवर्त सारणी क्या होती है, तो आवर्त सारणी को 4 छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया है। एक एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, फिर ये छोटा वाला बीच में डी होगा, नीचे वाला क्या होगा, एफ ब्लॉक होता है। अब ध्यान से समझना, हमने कहा कि इसमें ये जितने कलर आप लोगों को दिख रहे हैं, नीला कलर जितना आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ना? नीले कलर से हमारे पास में जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल की चीज़ें हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और ये जितने भी आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये सभी इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अब एक बात और हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो हमारे पास में है, इसमें वर्ग कितने हैं? तो हमको ये एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है, हमको बच्चों पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, केवल और केवल हमको जो फोकस करना है वो कौन सा पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है। तो डी ब्लॉक कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरुआत होती है? ये आवर्त नंबर बच्चों 1 है, ये आवर्त नंबर 2 है, आवर्त नंबर 3 है, आवर्त नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। हमको यहाँ से लेकर के पढ़ना है डी ब्लॉक किस वर्ग से शुरू होता है। वर्ग 3 से शुरू होता है और वर्ग 12 पर ये ख़त्म हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कि जो हमारे पास में डी ब्लॉक होगा वर्ग 3 से शुरू होगा। ध्यान से देखना, डी ब्लॉक वर्ग 3 से शुरू होगा और वर्ग 12 पर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। डी ब्लॉक किस आवर्त से किस आवर्त तक होता है? आवर्त 4 से लेकर के 7 के बीच में डी ब्लॉक उपस्थित होता है। अब डी ब्लॉक किसे कहते हैं? ऐसा ब्लॉक जो एस और पी के बीच में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो कभी आप लोगों से पूछ ले कि साहब हमको ये बता दीजिए कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि साहब जो हमारे पास में यहाँ से आ रहा है ये क्या होगा।
ठीक है। तो अगर हम लोगों से ये चीज़ें पूछ करके इतनी चलेंगे कि सर ये बताइए क्या होगा, हमने कहा चलिए पहले हम लोग डी ब्लॉक समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे एफ ब्लॉक। तो आज का जो हमारे पास में सीरीज स्टार्ट हो रही है साहब, वो पहले हमको ये समझाएगी कि डी ब्लॉक हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, चलिए बिना दिक्कत और परेशानी के। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसे हम लोग कहते हैं कि साहब डी ब्लॉक क्या होता है। चलिए इतनी चीज़ें हमको पहले आप ये बताइए। हमने कहा बच्चा पार्टी एक भी पैसे की आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए कि साहब डी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जिसे दबा करके रखा गया हो, ध्यान से देखना, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो उपस्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो उपस्थित है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। चलिए एक बात तो हमको यहाँ समझ में आ गई है। तो हम लोग यहाँ से बच्चों इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी में, ध्यान से देखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो उपस्थित होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक का तत्व इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में ख़त्म होता है। किस में ख़त्म होगा, डी उपकोष में ख़त्म होने के कारण इसका जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारे पास में डी उपकोष में खत्म होता है। इसलिए इन तत्वों को कैसा तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ध्यान से समझना, डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं इन सब का बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में खत्म हो जाता है, डी ब्लॉक में खत्म हो जाता है बच्चों। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है सर, अगर डी ब्लॉक तत्व ये हमारे पास में होते हैं, इसकी स्थिति की अगर आपसे बात करेगा कि इसकी स्थिति क्या होती है, हमने कहा तो स्थिति आप लोग यहाँ से समझ रहे हो कि डी ब्लॉक जो होते हैं इसी के बीच में हमारे पास में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि कभी आप लोग ये समझोगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो डी ब्लॉक वाले जितने तत्व होते हैं मैं एक एक का अध्ययन आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, लेकिन पहले समझोगे डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं ये सारे के सारे कैसे तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण का मतलब क्या, यदि आप बायोलॉजी की स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये पता होगा, जिसका निर्माण दो चीज़ों से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। जैसे ऐसे तत्व जिसके अंदर एस ब्लॉक का भी गुण पाया जाए और पी ब्लॉक का भी गुण पाया जाए उसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसका मतलब सर एस ब्लॉक के अंदर तो सर हमारे पास में धातुएं हैं, हमने कहा ठीक है सर। पी ब्लॉक के अंदर सर धातु भी है, सर अधातु भी है और यहाँ से उपधातु भी है, तीनों है। तो डी ब्लॉक के अंदर भी धातु अधातु भी पाई जाती हैं। चलिए सर ठीक है, अब एक नंबर इसका मतलब, और ये इन यौगिकों का जो इसकी विशेषता है ये और किस लिए उपयोग किए जाते हैं। डी ब्लॉक जितने प्रकार के तत्व होते हैं इनका इस्तेमाल उत्प्रेरक में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो उपयोग किया जाता है वो उत्प्रेरक में किया जाता है। मतलब जब कहीं अभिक्रिया बहुत ज़्यादा तेज होती है उसको स्लो कर लेते हैं, बहुत स्लो होती है उसको फास्ट कर देते हैं। वही काम क्या कहलाता है, अभिक्रिया होती ही नहीं है तो किसको मिला देते हैं, डी ब्लॉक वाले तत्व को मिला देता है। ये एक प्रकार का उसी के जैसा व्यवहार करता है। ये है इसकी क्या होगी भाई साहब, ध्यान से समझना, ये हमारे पास में इसका हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। तो ये बीच में किसका काम करती है, ननद का काम करती है। ननद का काम यही तो होता है ना, भैया और भाभी में लड़ाई लगवा देना। तो वही काम ये भी करता है कि भैया और भाभी में लड़ाई करवा देगा। तो ये कौन है, ननद है। तो इसलिए ये किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है भाई साहब। इतनी बात आप लोग हमेशा ये याद करके रखे रहना। चलिए ठीक है, हमने ये भी याद कर लिया। अब ध्यान से समझना, डी ब्लॉक के
में जितने तत्व हैं सारे के सारे तत्व कैसे कहलाते हैं साहब? संक्रमित तत्व कहलाते हैं। ये हमारे पास में कैसे होते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसका मतलब कभी आप लोगों से बोल देगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? हमने कहा कभी इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर पी वाले का भी गुण पाया जाता है और एस वाले तत्व का भी गुण पाया जाता है। अब इसी चीज़ को मैं आपसे थोड़ा बुक में बनवाना चाहूँगा जहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में चीज़ें आ सके। चलिए तो हम लोग पहले यहाँ से ये समझते हैं कि चीज़ें हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आए भाई साहब, ठीक है। तो कभी आप लोगों से बोल करके चलेगा कि बताइए हमारे पास में डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो पहले इसको अच्छे से समझो भाई साहब कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है, ध्यान से समझ के चलना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारे पास में क्या होते हैं? हमने कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा ये हमारे पास में एक बात ये दर्शाएगा कि साहब डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित तत्व को, उपस्थित ब्लॉक को डी ब्लॉक कहते हैं। हमने कहा कि इसे डी ब्लॉक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी उपकोष में खत्म होता है। किस में होगा? डी उपकोष में खत्म होता है, इसलिए इसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है सर, डी उपकोष में खत्म होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहा जाएगा। चलिए ये भी हमने समझ लिया कि सर इसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब हमने कह दिया कि डी ब्लॉक तत्व होता है तो ये हो गया साहब इसकी स्थिति हो गई, ठीक है, कि ये कहाँ पर स्थित होता है। और फिर हमने कहा कि ये इसका नामकरण हो गया कि इसका नामकरण डी ब्लॉक तत्व इसे क्यों कहते हैं। अब हमको कह रहा है कि थोड़ी सी इसकी हमको विशेषता बता दो कि इसकी विशेषता क्या होती है। विशेषता में आप लोग ये समझते चलना कि साहब अगर कभी डी ब्लॉक तत्व की आप विशेषता समझोगे तो विशेषता एक नहीं, इसकी 1000 विशेषताएं पाई जा रही हैं। ये 3 हो गया और ये चौथी विशेषता होगी। पहला नंबर ये है कि ये जितने तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और हमने कहा ये जितने प्रकार के तत्व होते हैं ये एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, या तो उत्प्रेरक का ये कार्य करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जितने प्रकार के तत्व होते हैं ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। बच्चों कैसे यौगिक बनाते हैं? ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। कभी भी अगर आप लोग देख लोगे इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। क्या होती है? इसकी जो आयनन ऊर्जा, या तो हमने कहा कि जो इसका घनत्व होता है वो इसका हाई होता है, अधिक होता है। ये 4 चीज़ें आप लोग याद करके रखना। जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे आवर्त सारणी में ये रंगीन यौगिक कैसे बनाते हैं, CuSO4 आपने सुना होगा। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा बच्चों वो कैसा होता है? नीला कलर इसका होता है। कभी आप लोगों ने अगर समझा होगा इसका जो यूज़ होता है, ज़्यादातर ध्यान से समझना, इसकी एक विशेषता हम लोग और समझ करके चलेंगे कि साहब इसकी एक विशेषता है कि ये हमेशा मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका जो यूज किया जाएगा, उपयोग होगा, वो हमेशा क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमने कहा पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने ये समझा होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने क्या समझा? कह रहा है कि साहब पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो हमने कहा कि इसको मैं पहले साफ कर दूँ कि साहब जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास में क्या है। देखो बच्चों यही तो पीरियोडिक टेबल है। इसे हम कह रहे हैं कि यहाँ से आप समझ करके चलो कि ये हमारे पास में क्या है? लोहा है।
तो बच्चों जो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताया कि ये देखो लोहा है, लोहा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर हमको दे करके रखा है, तो लोहे का जो कलर होता है वो लाल होता है। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रकार का डी ब्लॉक का यौगिक होता है। चूँकि मैंने क्या बोला, लाल बोला, रंगीन यौगिक बोला, इसलिए इसका कलर कैसा होगा, ये है। अब हमको आप एक बात और बता दो, तो हमने ये कह दिया कि लोहा है, कहें हाँ सर ये लोहा है, ये आयरन है, इसको हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर ये आयरन हमारे पास में दिया है, अगर लोहा के साथ में हम लोग कार्बन मिला देते हैं तब बच्चा पार्टी वो बन जाता है स्टील। क्या बन जाता है, स्टील। और स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। बच्चों कैसी धातु है, स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। हाँ, तो डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं ये बच्चों हमेशा क्या बनाते हैं, ये एक प्रकार के मिश्र धातु यौगिक का निर्माण करते हैं। कभी अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो हमारे पास में मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के यौगिक बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी बच्चों ये भी देखा होगा कि हमारे पास में जगह हमको यहाँ से ज़्यादा इधर मिल रही है, तो हमने कहा कि आप लोग देखो यहाँ से बच्चों क्रोमियम हो जाता है और फिर फेरस हो जाता है और फिर बच्चों यहाँ से निकिल हो जाता है। इन सब को अगर हम लोग मिला देते हैं तो बच्चों इसे कहा जाता है स्टेनलेस स्टील कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, इसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्रोमियम मिला होता है। इसमें ध्यान से देखो कि क्रोमियम कहाँ पर है, सर क्रोमियम ये छिप करके बैठा है और इसमें कह रहा है कि ये Fe होता है, साहब Fe ये बैठा है, और सर इसमें निकिल होता है। इन तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो तीनों को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। कहें सर बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तीनों मिले हैं कि नहीं। तो जितनी मिश्र धातुएं होती हैं कहीं ना कहीं से डी ब्लॉक को बिना मिलाए मिश्र धातुओं का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। और मैंने एक बात और बताया कि सर रंगीन यौगिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, रंगीन यौगिक बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो कह रहे हैं कि सर रंगीन यौगिक बनाने में डी ब्लॉक का यूज किया जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, हमने कहा कि CuSO4, अभी मैंने एग्जांपल दिया, कह रहे हैं कि साहब CuSO4 जो होता है ये किस कलर का यौगिक होता है, कह रहे हैं सर नीला रंग का यौगिक होता है। और या तो हमने कहा कि एक और ले लो बच्चों, यहाँ से Cr2O3 होता है, Cr2O3 है, इसका रंग कैसा है बच्चों, ये हरे रंग का होता है। तो बताओ इसका रंग हरा क्यों है, क्योंकि सर इसमें डी ब्लॉक के यौगिक है। अच्छा क्रोमियम का रंग हरा ही क्यों हो गया, हमने कहा लोहे का रंग लाल ही क्यों हो गया, काला क्यों नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा कि खून का रंग लाल क्यों होता है, सर हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसा क्या है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर ही लाल होता है, जो कि खून को आगे चल के अपना एक अलग निर्माण देता है। हमने कहा हमारे बॉडी में कोबाल्ट ना होता तो हम लोगों का DNA स्ट्रक्चर बदल जाता। क्या सर DNA बदल जाता, हमने कहा हाँ, जो RBC बनती है, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में RBC पाई जाती है, उसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कोबाल्ट तत्व का हमारी बॉडी में। ये देखो कोबाल्ट को इतना हल्के मत लेकर के चलना, लगता है कि बंदा एकदम हल्का फुल्का है, जिस दिन चला गया आपके दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। तो इस कोबाल्ट इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों हमारी बॉडी में DNA और RBC को मेंटेन करके रखने वाला होता है, इसको कोई खतरा ना होने पाए, ये कौन करता है, कोबाल्ट एक ऐसा तत्व होता है। तो बच्चों इसीलिए दूध वगैरह में कोबाल्ट भर भर के पाया जाता है, ठीक है। तो दूध और दही को अच्छे तरीके से खाना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें बॉडी में मेंटेन करती हैं, ठीक है ना। तो कोबाल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कोबाल्ट को हमेशा खाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कोबाल्ट का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए तो हमारे पास में एक